हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुकेशन एम विथ अमरेश में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के वेरी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 24 प्रश्नों की ये श्रृंखला है और इनको आज हम लोग कवर करेंगे, जो कि सभी जूनियर वर्ग, साइंस वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और अगर चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और साथ में घंटी को दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एक सुनार, एक व्यक्ति सुनार, प्रैक्टिक सेट है जो कि 24 प्रश्न है इसमें। एक व्यक्ति सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के स्वर्ण आभूषणों को चमका देता है। आभूषणों को चमकने के लिए वह सांद्र HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग करता है। इस घोल से स्वर्ण आभूषण तो चमक जाते हैं, परंतु उनका भार क्या होता है, कम हो जाता है। तो मिश्रण में प्रयुक्त सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 का अनुपात क्या होगा, बताना है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो यूज होता है, जो आभूषण सफाई की जाती है, वो जो यौगिक हैं वो हैं HCl और HNO3। इन्हीं से आभूषणों की सफाई की जाती है। ये बात कंफर्म हो गई। अब इसके अनुपात को जानना है, तो वो कितने का अनुपात होता है, तो किसकी मात्रा अधिक होती है, तो HCl की जब मात्रा अधिक होती है तब आभूषणों का क्या होता है, भार कम हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3:1, 3:1 का जो होता है ये होता है। तो इसमें चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है ऑक्सीजन, बी है सल्फर, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब बताना है। सही जवाब बताना है। तो इसमें जो है ग्रीन हाउस गैस होता है मीना का जलवा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ये सभी जो हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सीटेट और टेट जूनियर लेवल एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है कि अधातु ऑक्साइड के विषय में सत्य कथन है। जो अधातुएं होती हैं वो उसके ऑक्साइड के विषय में कौन सा कथन सही है। ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं, ये उभयधर्मी होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब चुनना है आपको। और सही जवाब होता है कि जो अधातु होते हैं, अधातु ऑक्साइड होती हैं, वो क्या होती हैं, अम्लीय होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्थानवास के आधार पर पौधे जलोदभिद, समोदभिद, मरुदभिद और लवण मृदोदभिद होते हैं। उपरोक्त में से किस में मूल गोप पाया जाता है, मूल गोप पाया जाता है। तो सही जवाब बताना है। ए है मरुदभिद में, या समोदभिद में, या जलोदभिद में, या लवण मृदोदभिद में। तो किस में पाया जाता है, तो ये जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलोदभिद में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि यानी कि जलोदभिद में क्या होता है, मूल गोप नहीं पाया जाता है। यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो जलोदभिद में मूल गोप नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में होते हैं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होते हैं, या जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब बताना है। सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। अगला है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए है स्कॉर्बी, बी रतौंधी, सी बेरी, डी है रिकेट्स। डी क्या है? रिकेट्स। तो सही जवाब हो जाएगा स्कॉर्बी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगला है कि फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में मौजूद जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, सेकंड माइकोप्लाज्मा, या राइजोबियम, या ना स्टॉक। सही जवाब बताना है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी कि जो राइजोबियम है, राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ये क्या होती हैं? तो फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में मौजूद जीवाणु जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? राइजोबियम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव के उबलने की स्थिति में निकलने वाले वाष्प का दबाव होता है। किसी द्रव के उबलने की स्थिति में निकलने वाले वाष्प का दबाव होता है। तो दबाव होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दबाव के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो किसी द्रव के उबलने की स्थिति में निकलने वाला वाष्प होता है वो वायुमंडलीय दाब के क्या होता है? बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर, उसके वेग पर, उसके तारत्व पर, या उसकी आवृत्ति पर। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो किस पे निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उसके आयाम पर। अगला है कि प्रकाश की एक किरण के किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने का अपवर्तन कोण क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, या 2 गुना हो जाता है। तो क्या होता है कि प्रकाश की एक किरण के किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर उसका अपवर्तन कोण क्या होता है? बढ़ जाता है। सी जवाब सही होगा। अगला है कि मेढक के लार्वा का वयस्क के रूप में के रूपांतरण को का कायांतरण कहते हैं। कह रहा है कि मेढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है, जो कायांतरण का नियमन होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है थायरॉक्सिन हार्मोन से, वृद्धि हार्मोन से, इंसुलिन हार्मोन से, या एड्रेनेलिन हार्मोन से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन से। अगला है कपास का बहुलक है रेयान, ग्लूकोज, सेलुलोज, या फ्रैक्टोज। तो क्या है? जो कपास का बहुलक है वो है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला है कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन किससे संबंधित हैं? परिसंचरण प्रक्रिया से, उत्सर्जन प्रक्रिया से, श्वसन प्रक्रिया से, पाचन प्रक्रिया से। तो किससे संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं पाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, पाचन प्रक्रिया से। अगला है भूतापीय ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा है, भूतापीय
ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के संभाव्य क्षेत्र क्या हैं? संभावी क्षेत्र हैं तटीय क्षेत्र, भूपर्पट्टी के तप स्थल, कोयले की खानें या नदी क्षेत्र। तो भूतापीय ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा है। तो इसका जो है संभावित क्षेत्र क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भूपर्पटीय ताप स्थल, भूपर्पटी के ताप स्थल। अगला है कि फसलों के लिए उपयोगी पोषक तत्व जो उर्वरक में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो उर्वरक में पाए जाते हैं फसलों के लिए उपयोगी पोषक तत्व जो उर्वरक में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। बी है पोटेशियम, सोडियम, आयरन। सी है नाइट्रोजन, आयरन, फास्फोरस। या डी पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस। सही जवाब हो जाएगा तो जो होता है वो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो है फसलों के लिए उपयोगी पोषक तत्व हैं। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मुक्त अवस्था में सोना, रजत, प्लेटिनम यह सभी। तो कौन सी धातु में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं? तो सोना भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, रजत भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है यानी कि पीतल, और प्लेटिनम भी पाया जाता है और इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बी, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है। सी, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण सूर्य का जब प्रकाश मिलता है तभी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 और H2O होती है, बात सही है। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जवाब सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर प्रक्षेपित किया जा सकता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस तो किसके द्वारा? तो ये होता है उत्तल लेंस के द्वारा। उत्तल लेंस के द्वारा प्रकाशित पेंटिंग के प्रतिबिंब को दीवार पर क्या किया जा सकता है? प्रक्षेपित किया जा सकता है। अगला है कि अपने सिर पर बोझ द्वारा लगाए गए बल को घटाने के लिए कुली क्या करते हैं? आगे झुककर चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, बाजू पर बैज बांधते हैं, किसी कपड़े को गोल चकती की आकृति लपेटकर अपने सिर पर रख लेते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी, वो क्या करते हैं? किसी कपड़े को क्या करते हैं? मोड़ लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं और सिर पे रख लेते हैं, जिससे वो भार क्या होता है उन्हें थोड़ा कम महसूस होने लगता है। अगला है कि दीर्घ रोम पाए जाते हैं आमाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदांत में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही हो जाता है जो दीर्घ रोम होते हैं वो छिद्रांत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कि निगमनात्मक पाठ में क्या है? पहले उदाहरण दिया जाता है या फिर नियम स्पष्ट किए जाते हैं? पहले नियम स्पष्ट किया जाता है, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, या पहले पूर्ण पाठ पढ़ाया जाता है और अंश समझाया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बी वाला जवाब सही हो जाएगा। यानी कि क्या करते हैं, जो निगमनात्मक क्रिया होती है, जो पाठ होता है उसमें क्या होता है? पहले नियम बताया जाता है, फिर क्या होता है? उदाहरण देकर समझाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान की कक्षा में निम्न गतिविधियों में से सबसे कम शैक्षिक मूल्य है।
सरल प्रयोग के विषय में पढ़ाना, बी डिजाइन बनाना, सी मॉडल का निर्माण करना और डी वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना। वैज्ञानिक सिद्धांत की चर्चा करना, जो बी है वो है डिजाइन बनाना। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है कि पदार्थ का पृथक्करण, पदार्थ का है कि पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? सामूहिक चर्चाएं करवा करके, या गृह कार्य देकर, या हस्तसिद्ध क्रियाकलापों के द्वारा, या उपरोक्त सभी, या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा हस्तसिद्ध सिद्ध क्रियाकलापों को करने। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, एक मिनट, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। इस कथन का इशारा है अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर, परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर, या बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें क्या कि ये होता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। बच्चों को सिखाया जाएगा तो किस माध्यम से? एक बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से ही सिखाया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ये प्रश्नों की श्रृंखला आज की समाप्त होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। सभी को धन्यवाद।